आजादी के बाद पहली बार देश की जनगणना में हर जाति का आंकड़ा दर्ज होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इन सवालों में आपकी जाति, धर्म, पढ़ाई और नौकरी से लेकर माइग्रेशन तक की जानकारी ली जाएगी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि कोविड की वैक्सीन कहाँ लगवाई, कितने बैंक अकाउंट है और मोबाइल नंबर क्या है। आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सवाल भी फॉर्म में शामिल हैं। यानी इस बार की जनगणना सिर्फ आबादी गिनने की कवायद नहीं होगी, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक हालत की एक बड़ी तस्वीर भी सामने आएगी। तो इन 40 सवालों में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा और जाति का सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए समझते हैं विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले बात उस सवाल की जिसने जनगणना 2027 को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया। सवाल है जाति का। जनगणना के फॉर्म में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर रखा गया है। इसमें एससी और एसटी के साथ जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। यानी इस बार एससी और एसटी की जानकारी लेकर मामला खत्म नहीं होगा। देश के सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब स्वतंत्र भारत की जनगणना में सभी समुदायों की जाति की जानकारी दर्ज होगी। इससे पहले साल 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी दर्ज की गई थी, लेकिन सभी जातियों का व्यापक आंकड़ा जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। अब सवाल है कि जाति का ये आंकड़ा इतना जरूरी इस बार क्यों है। भारत में जाति का असर समाज से लेकर राजनीति और सरकारी नीतियों तक दिखाई देता है। आरक्षण की व्यवस्था हो, सरकारी योजना हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात हो या फिर चुनावी राजनीति, जाति हर जगह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन देश में अलग अलग जातियों की आबादी कितनी है, इसका कोई नया और व्यापक आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। ऐसे में अगर जनगणना के जरिए जातियों का आंकड़ा सामने आता है, जो आने वाले वक्त में सरकार के पास नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए एक बड़ा डेटा होगा। लेकिन जनगणना का फॉर्म सिर्फ जाति पूछकर खत्म नहीं हो जाता। फॉर्म में सबसे पहले परिवार और व्यक्ति से जुड़ी बुनियादी जानकारी भी ली जाएगी। आपका नाम क्या है, परिवार के मुखिया से आपका क्या संबंध है, जेंडर क्या है, जन्मतिथि क्या है और उम्र कितनी है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, शादी के वक्त आपकी उम्र कितनी थी, पति या पत्नी का नाम क्या है और आपकी राष्ट्रीयता क्या है, ये जानकारी भी दर्ज की जाएगी। धर्म से जुड़ा सवाल भी फॉर्म का हिस्सा है। इसके अलावा माता पिता से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। अब बात पढ़ाई लिखाई की। आपकी मातृभाषा क्या है, आप कौन कौन सी दूसरी भाषाएं जानते हैं, आप साक्षर है या नहीं और डिजिटल रूप से साक्षर है या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आप किस स्कूल, कॉलेज या दूसरे शिक्षण स्थान में पढ़े रहे हैं या नहीं, आपकी सबसे ऊंची शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपने किस स्ट्रीम या विषय से पढ़ाई की है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। यानी जनगणना के आंकड़ों से ये पता चलेगा कि देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस स्तर तक पढ़े हैं और किस तरह की शिक्षा हासिल कर चुके हैं। अब आते हैं रोजगार से जुड़े सवालों पर। पिछले एक साल में आपने कोई काम किया या नहीं, अगर किया तो आपका काम क्या है, आप किस फील्ड में काम करते हैं, कामगार के तौर पर आपकी कैटेगरी क्या है, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप करते क्या हैं, क्या आप काम की तलाश कर रहे हैं और अगर काम मिल जाए तो क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं। काम करने वाले लोगों से उनके काम की जगह तक आने जाने से जुड़ी जानकारी भी ली जा रही है। मसलन आप रोज ऑफिस जाते हैं तो वहां तक कैसे पहुंचते हैं, कितनी दूरी तय करते हैं और आपकी काम करने की जगह कहाँ है, ऐसी जानकारियां भी जनगणना के डाटा का हिस्सा बनेंगी। इसके बाद आता है जन्म और माइग्रेशन का मामला। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका पिछला निवास स्थान कहाँ था, आपने अपना निवास स्थान क्यों बदला और वहां कितने समय तक रहे, आपका स्थायी निवास कहाँ है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई, शादी और दूसरी वजहों से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कोई बिहार से दिल्ली पहुंचा, कोई झारखंड से मुंबई गया, कोई पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया और किसी ने शादी के बाद अपना शहर ही बदल लिया। जनगणना इन बदलावों का भी रिकॉर्ड तैयार करेगी। महिलाओं से बच्चों से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। कितने बच्चे जीवित हैं, अब तक कितने बच्चों को जन्म दिया और पिछले एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ, ये सवाल भी फॉर्म में शामिल हैं। अब आते हैं उन सवालों पर जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जनगणना में पूछा जाएगा कोविड-19 की वैक्सीन कहाँ लगवाई थी,
इसके साथ आपका मोबाइल नंबर और आपकी कूल बैंक अकाउंट की संख्या से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। आधार नंबर और वोटर आईडी से संबंधित सवाल होंगे। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं, इसकी भी जानकारी दर्ज की जाएगी। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, बैंक अकाउंट से जुड़ा सवाल आपके खाते में कितने पैसे हैं ये जानने के लिए नहीं। आपसे बैंक बैलेंस नहीं पूछा जाएगा, आपकी लेन देन की जानकारी भी नहीं ली जाएगी। सवाल सिर्फ आपके बैंक अकाउंट की संख्या को लेकर है। इसी तरह आधार और वोटर आईडी से जुड़े सवाल दस्तावेज से संबंधित जानकारी के लिए है। अब जनगणना 2027 की एक और बड़ी बात, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस बार जनगणना का डेटा डिजिटल तरीके से दर्ज किया जाएगा। लोगों को सेल्फ एनुमरेशन यानी कि खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी मिलेगा। मतलब ये है कि जनगणना की प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। अब बात उस जानकारी की सुरक्षा की जो आप जनगणना के दौरान देंगे। सरकार के मुताबिक जनगणना के दौरान दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट 1948 की धारा 15 के तहत व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसे आरटीआई के जरिए भी हासिल नहीं किया जा सकता और अदालत में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि जनगणना आखिर 2027 में क्यों हो रही है? दरअसल भारत में अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। अब सरकार 2027 में जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ 24 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। लेकिन जाति का सवाल सामने आने के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाए कि जाति की जानकारी पहले से तैयार राज्यवार लिस्ट के आधार पर क्यों नहीं ली जा रही है। उनका कहना है कि बिहार और तेलंगाना में हुई जाति सर्वे के दौरान लोगों के सामने जातियों की लिस्ट रखी गई थी और उन्हें उसमें से अपना सही विकल्प चुनना था। जयराम रमेश का सवाल है कि अगर जनगणना में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो जाति के आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जाति से जुड़े आंकड़े किस तरीके से जुटाए जाते हैं, उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाता है और आखिरकार उन्हें कब सार्वजनिक किया जाता है। क्योंकि भारत में जाति का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसका संबंध आरक्षण से है, सामाजिक प्रतिनिधित्व से है, सरकारी योजनाओं से है और राजनीति से भी है। इसके अलावा जनगणना 2027 से देश की आबादी को लेकर भी लंबे समय बाद एक नई और व्यापक तस्वीर सामने आएगी। साल 2011 की जनगणना के बाद देश की आबादी में काफी बदलाव आया है। शहरों का विस्तार हुआ है, करोड़ों लोगों ने अपना शहर और राज्य बदला है, शिक्षा और रोजगार की स्थिति बदली है, परिवारों के आकार में बदलाव आया है। नई जनगणना इन तमाम बदलावों को रिकॉर्ड करेगी। यानी इस बार जनगणना सिर्फ ये नहीं बताएगी कि देश में कितने लोग रहते हैं, बल्कि ये भी बताएगी कि लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कितना पढ़े हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, उनका परिवार कैसा है और किस जाति से संबंधित है। और यही वजह है कि जनगणना 2027 के 40 सवालों में सबसे ज्यादा चर्चा उस एक सवाल की हो रही है, जाति क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। ऐसे ही जरूरी और आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ। इस आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रोहित। मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,